अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेहती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, सेहतयाब होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत सारे लोगों के लिए रेलेवेंट है, स्पेशली जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, जो 9 to 5 काम करते हैं, 8 to 4 काम करते हैं, जिनके दिन का जो हिस्सा होता है ज़्यादातर वो ऑफिस में गुजरता है या बैठे हुए गुजरता है। सबसे पहले तो एक छोटी सी मैं आपको टिप दूंगी कि अगर तो आपने ज़्यादा देर आप बैठे हुए हैं और उसके बाद आप उठ रहे हैं तो एकदम से खड़ा ना हुआ करें, उससे आपकी कमर में चुक भी पड़ सकती है, उससे जो है दर्दें भी आपकी निकल सकती हैं और बहुत ज़्यादा देर तक ऑन एंड बैठना भी जो है नुकसानदेह होता है। स्पेशली अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं तो आपको पता है आपकी आंखों को भी नुकसान होगा, आपके दिमाग को भी नुकसान होगा, आपके पोस्चर को भी नुकसान होगा। फिर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने देखा होगा कि अब गाड़ी भी जो लोग चलाते हैं उनके लिए पोस्चर चेयर्स आ चुकी हैं, जो ऑफिस में बैठे हुए होते हैं लोग उनके लिए पोस्चर चेयर्स आ चुकी हैं। उसमें एक तो आपकी चेयर जो है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होती है लॉन्ग आवर्स के लिए कि आप उसके ऊपर बैठ कर काम कर सकें। कोई भी कुर्सी पर बैठ के अगर आप बहुत लंबे देर के लिए बैठे रहेंगे, काम करते रहेंगे तो आपकी कमर में बल पड़ेंगे। और अगर आपके पास वैसी कुर्सी नहीं है तो एक छोटा सा कुशन मिलता है जो आपका पोस्चर ठीक रखता है। अगर आप वो भी बैठेंगे उस पर भी करेक्ट पोस्चर जो होता है। अब अगर मैं ऐसे करके बैठी रहूं बहुत देर तक, जो मुझे आदत है ऐसे बैठने की, तो शायद 2-3 घंटे में ही मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और स्ट्रेट बैठे, अपनी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसको अलाइन रखें, तो आपकी जो है बहुत सारे मसले मसाइल और जो दर्दें निकल आती हैं वो नहीं होगा। अब एक रीसेंट रिसर्च हुई, क्योंकि आजकल जो है यही है कि ऑफिस आवर्स इतने लंबे होते हैं और ज़्यादा चहलकदमी होती नहीं है। अब तो हर चीज़ जो है कनेक्टेड है रिमोट से, ब्लूटूथ से। प्रिंट भी अगर आपने करना है किसी को बोलो कि जाके ले आए, तो ऑफिस में ज़्यादातर आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं। और अगर इंटर्न्स इस वक्त मेरी कोई बात सुन रहे हैं तो आपको पता है कि आप पूरा दिन जो है कंप्यूटर पे कोई सोशल मीडिया नेटवर्क पे बैठे होते हैं, क्योंकि काम तो आपको ज़्यादा मिलता है नहीं। तो ऑन एंड अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठें तो उसके अंदर जो है आपका वजन भी बढ़ता है, उससे डिप्रेशन भी होता है, उससे आपका पोस्चर भी ख़राब होता है और उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपके साथ जो है वो अटैच हो जाती है। तो रिसर्चर्स ने ये कहा है कि जो लोग ऑफिस आवर्स में, जब वो ऑफिस में होते हैं, चहलकदमी करते हैं थोड़ी सी, मतलब 1 घंटे बाद उठ के थोड़ा सा आपने ऑफिस का चक्कर लगा लिया, थोड़ा बाहर चले गए, फिर वापस आ गए, तो उनका पोस्चर और ये जो सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये कम होते हैं। अब हुआ ये कि 3 ग्रुप्स जो है साइंटिस्ट ने इकट्ठे किए। एक वो ग्रुप था जो जो उनके ऑफिस आवर्स थे उसके अंदर वो बैठा हुआ होता था और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक, कभी पानी पीने के लिए उठ गए या खाने के लिए उठ गए या कोई किसी से काम है उसके लिए उठ गए, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक जो है वो अपनी चेयर से उठता था और चहलकदमी जो है वो करता था। दूसरा ग्रुप जो था वो सुबह सुबह एक्सरसाइज करके जाता था, या वो स्विमिंग करता था, वो स्पोर्ट्स करता था, रनिंग करता था, वॉक करता था, वो सुबह सुबह एक्सरसाइज करके तो फिर ऑफिस जो है वो जाता था ग्रुप। और जो तीसरा ग्रुप था वो ना सुबह एक्सरसाइज करता था और ना सिर्फ ज़रूरत के तहत उठता था, बल्कि हर घंटे बाद, हर 1.5 घंटे बाद वो उठ के जो है ऑफिस में थोड़ी सी चहलकदमी जो है वो करता था। जो ये थर्ड ग्रुप था इसके ऊपर सबसे अच्छे असरात नजर आए। इनको वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड टेंशन जो होती है वो सबसे कम थी। इनको वजन जो आपका बढ़ जाता है और आपकी बॉडी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है। जो लोग ज्यादातर बैठ कर काम करते हैं, आपने देखा अगर वो कमजोर भी हो तो उनका पेट थोड़ा सा निकला हुआ होगा, उनकी थाइज जो है उनकी बाकी बॉडी से प्रोपोर्शनेट नहीं होंगी, क्योंकि बैठ बैठ के जो है आपके वो वाले मसल्स डेड हो जाते हैं, वो मूव नहीं हो रहे होते, वेट उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते थे, चहलकदमी करते थे, उनका जो ये सारा सिस्टम था वो ज़्यादा बेहतर रहा था। और मैं जहाँ पर ये बात कर रही हूँ तो मेरे जितने भी इस वक्त ड्राइवर बहन भाई हैं, वो जो सुन रहे हैं, जो ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब ड्राइव पे जा रहे हो तो एटलीस्ट 1-2 घंटे बाद अपनी गाड़ी साइड पर पार्क करें, थोड़ा सा निकलें, थोड़ा सा जो है आप चहलकदमी करें, उसके बाद कंटिन्यू करें। इससे एक तो आपका माइंड भी अलर्ट रहता है और आप जो है वो बैठे बैठे जो आपके इतने ज़्यादा आवर्स गुजरते हैं वो भी थोड़ा सा उसके अंदर ब्रेक आ जाती है। और ड्राइविंग रिलेटेड स्ट्रेस भी होता है, जैसे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है ना, अगर आप 1 घंटे एक ही जगह पर बैठे रहें और यही करते नहीं कि आप एक ही काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। बच्चों को मैं स्पेशली कहूँगी जो आईपैड्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इसके ऊपर कोई काम नहीं होता पर आप लोग ऑन एंड घंटे गुजार देते हैं, तो ये जो तबीयत में एक चिड़चिड़ापन, एक लेथार्जी सी होती है ना, जिसे बात करने का दिल नहीं करता, बगैर कुछ किए एवं फजूल की थकन हो रही होती है, ये भी इसी वजह से होती है। तो अपनी हरकत में बरकत है, थोड़ा सा जो है चला फिरा करें, थोड़ा सा अपना ये जो मोनोटोनस साइकिल है इसको तोड़ने की कोशिश किया करें। और जितने भी मेरे ऑफिस में इस वक्त लोग
देख रहे हैं, पता नहीं ऑफिस में शो देख रहे होंगे या नहीं, लेकिन जितनी भी खवातीन देख रही हैं, मर्द देख रहे हैं, वो ज़रूर ये मशवरा दूसरों को दे भी और ख़ुद भी आजमाएं कि आपने एटलीस्ट जो है हर घंटे बाद थोड़ी सी चहलकदमी ज़रूर करनी है। आज का जो है कॉलर क्वेश्चन मैं आपको पहले गेस्ट पैनल अनाउंस करने के बाद बताऊंगी ताकि मैं रिलेट कर सकूं। आज हमारा शो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं बढ़ती उम्र के मसाइल। बढ़ते मसाइल मैं नहीं कहूंगी इसको, क्योंकि हमारी यहाँ पे कोशिश आज ये होगी कि उम्र आपकी बढ़े, आप ग्रेसफुली एज करें, लेकिन आपको मसाइल कम से कम हो। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान के मसाइल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो बढ़ती उम्र के जितने भी मसाइल हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे और उसी से रिलेटेड हमने आज सारे गेस्ट बुलाए हैं। हमारे साथ होंगे डॉक्टर वसीम ख्वाजा, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। तो जो भी इससे रिलेटेड बीमारियां होंगी जो एज के साथ होती हैं, जो कि स्टमक से रिलेटेड है, उसके ऊपर हम जो है यहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगी महरीन नरगिस, जो कि हमारी कंसल्टेंट डाइटिशियन है, और उनसे हम बात करेंगे कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपको क्या चीज़ें जो है अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें कम कर देनी चाहिए खाना, ताकि आप ग्रेसफुली एज करें, हेल्दी एज करें। हमारे साथ होंगे हकीम रिजवान साहब, जो कि हमारे हर्बलिस्ट हैं और आप सबके बड़े फेवरेट हकीम साहब हैं वो, तो उनसे होंगी कुछ हिकमत की बातें, कुछ इस तरह के टोटके, कुछ इस तरह की रेसिपीज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जोड़ों का पेन होता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं फेस पे, ये सब कुछ ना हो। हमारे साथ होंगी डॉक्टर नीलम, जो कि हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो आपको नजर आता है एजिंग, वो आपके फेस पर नजर आती है, तो किस तरह डर्मा से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनको केटर करना है। हमारे साथ होंगी नाइला हक, जो कि ब्यूटिशियन है। होम केयर, होम रेमेडीज, पार्लर केयर, जो भी चीज़ें आपको बगैर मेडिकल असिस्टेंट के जो है आप स्किन की वेयर एंड टेयर को कंट्रोल कर सके, उसके ऊपर भी जो है आप बात करेंगे। और हम आपको एक एंटी एजिंग मास्क भी बनाना आज सिखाएंगे, जो आप घर पे बना सकते हैं और एजिंग से बच सकते हैं। और हमारे साथ होंगे शेफ वसीम, जो कि आज बना रहे हैं चिकन मस्टर्ड मेयो, क्योंकि उम्र की जितनी भी बढ़ जाए खाना आपको लजीज ही खाना चाहिए, ऐसा ही है। तो इस सब के साथ छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक से पहले कॉलर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, शादी के बाद खवातीन अपना ख्याल क्यों नहीं रखती या रखती हैं, हमें पता नहीं चलता, क्या मुश्किलात होती हैं, इसकी वजह क्या है? जनरली लोग कहते हैं कि शादी के बाद खवातीन लेजी हो जाती हैं, ख्याल नहीं रखती अपना। तो मुझे कॉल करें, मुझसे शेयर करें आपके क्या व्यूज हैं इसके ऊपर, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है शेफ वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं आज? मैं देख रही हूँ कुछ तो यहाँ पर ये ब्रोकली है और इसको हमने बॉईल किया है। बॉईल किया हुआ है। जबरदस्त। बॉईल भी कर सकते हैं, ब्लांच भी कर सकते हैं। ब्लांच का मतलब है डाला और थोड़ा सा गर्म हुआ निकाल लिया। अच्छा, फौरन से निकाल लिया, इसको पूरा बॉईल नहीं किया। पूरा नहीं किया। ठीक है, जबरदस्त। लेकिन ये ओवर कुक हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा ओवर कुक किया है, ठीक है, जानबूझ के किया ना? हाँ, फिर ठीक है। अच्छा, और हम क्या बना रहे हैं आज? आज हम बनाए हैं मायो, चिकन मस्टर्ड मायो, अंग्रेज डिश या है ना? जबरदस्त। ठीक है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके? इंग्रेडिएंट्स इसमें हम यूज करेंगे गार्लिक, ब्लैक पेपर, ठीक है, उसके बाद मस्टर्ड, सॉल्ट, अपना चिली, ठीक है, चिली सॉस, ठीक है, और ऑयल है, ये प्रेजेंटेशन के लिए ब्लैक जबरदस्त, ठीक है, और मायोनीज। बड़ी सिंपल डिश है ये। ठीक है, जबरदस्त। तो जल्दी से बन टेस्टी भी और सिंपल भी। जितनी भी मैं कहूँगी इस वक्त हमें छोटी बच्चियां भी देख रही है ना, जिनको अम्मी के साथ खाना बनाने का शौक है, ठीक है, और उनको बच्चों को पसंद भी बहुत होता है मेयो मस्टर्ड वाली चीजें, तो वो भी सीख लें क्योंकि इजी सी डिश है, तो आप भी बना सकते हैं। इजी सी डिश भी है और ये कि बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, घर से बना के दें, साफ सुथरा खाना होगा, साथ वो लेकर जाएंगे तो अच्छा होगा। अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। ठीक है, हमारी मोस्टली आपने डिशेस देखा है, वैसे हम मैरिनेट करते हैं और उसके बाद हम उसको जो है पका लेते हैं। उसको पका लेते हैं, सब कुछ बीच में डालने वाला नहीं होता। इजी डिशें हैं ये, बहुत आराम से घर में हम बना सकते हैं। अच्छा, मुझे जी बताइए। क्विक बना सकते हैं। मुझे किसी का मैसेज आया था और वो मुझे कह रहे थे कि आप लोग जो है सारी फैंसी डिशेस बनाना सिखाते हैं, तो हमें कभी कोई मजे की दाल, कोई मजे के चने, कोई मजेदार सी जो है सब्जी भी बनाना सिखाइए, क्योंकि हम यूजुअली जो है घर में वो बनाकर खाते हैं। तो आपने सुन लिया होगा, मैंने आपका मैसेज अब रिपीट कर लिया और ये हमारे साथ है शेफ वसीम। शेफ वसीम, मैं आपसे सबसे पहले जो फरमाइश करूंगी ना, जो लाहौरी चने नहीं होते जो नाश्ते में बनते हैं, जो बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो सोडे में बने हुए हैं और उसका वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा होता, जो वो मसालेदार चने होते हैं वो बनाने हैं हमने। इंशाल्लाह हम मसालेदार चने भी सिखाएंगे, इनको हरीसा भी सिखाएंगे नेक्स्ट
जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये भी सिखाएंगे हम आपको। और अभी थोड़ी सी ना नाश्ते की भी बात करते हैं कि यहाँ पर हम आपको ना कुछ कॉन्टिनेंटल नाश्ता, क्योंकि शेफ वसीम जो है ये सारा कुछ बड़ा अच्छा बनाते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि कौन से किस्म के हम आपके नाश्ते बनाना सिखा सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग महकती मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और आपको देखकर तो और ज्यादा फ्रेश। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मैं आपकी आवाज सुन के और ज्यादा फ्रेश। जी बहुत शुक्रिया। और अच्छा। किचन सेगमेंट चल रहा है, बड़ी जबरदस्त आज डिश बनने वाली है, और बाकी हम लोग आप लोगों के इस सेगमेंट से बहुत कुछ सीख रहे हैं, स्पेशली जो यंग बच्चियां हैं। बस तो I'm इस very हवाले से glad। जी बिल्कुल, मैं इस हवाले से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि जिस तरह से गर्मियां आ रही हैं और हम हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए वक्त गुजरने के साथ साथ, होना भी तो चाहिए। मुझे सैलेड जो है जो यानी अच्छी हो, हेल्दी हो, यानी अगर हम जैसे खाना स्किप करें तो हम वो सैलेड खा लें, और तमाम यानी जो हमारी जरूरियात है वो सैलेड से पूरी हो जाए। बच्चों के लिए कोई अच्छी जबरदस्त सी स्मूदी तो ठीक है, जरूर सिखाइएगा। ठीक है, बिल्कुल। आपको कोई मजेदार से सैलेड्स हम बताएं जिसमें आप लंच स्किप कर लें और सैलेड से आपका पेट भी भर जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वैसे तो शेफ ऐसे ही वसीम है। कुछ बनाना सिखा भी चुके हैं हमें मजेदार से सैलेड्स, लेकिन हम आपको मजीद भी बताएंगे। अच्छा, मुझे आपने जवाब देना है अभी जो मेरा सवाल किया है उसका, जी, कि जी। खवातीन शादी के बाद अपना ख्याल रखना क्यों छोड़ देती हैं? मैं अपना ओपिनियन दूंगी, हो सकता है कि सब इससे इतफाक ना करें। शादी से पहले पहले तो एक ये होता है ना कि चले आपका जरा अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, कोई हैंडसम सा तो बंदा मिल जाए। जब आपकी शादी हो जाती है फिर आप ससुराल की, हस्बैंड की, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है बच्चों की टेक केयर में लग जाते हैं, और उसमें फिर आप अपना आप भूल जाते हैं, और ये होता है। फिर जब आपके अंदर चेंजिंग आती है, आप यानी कोई भी आपको प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, फिर आपकी जो है ना आंखें खुलती हैं, नहीं यार मैं भी एक जीती जागती इंसान हूँ, तो मुझे भी अपना ख्याल रखना है। तो यही है कि अगर हम अपनी मेंटेनेंस, और स्पेशली अगर हम ख्याल रखें, तो जो हमें आगे जाके मसले होते हैं ओल्ड एज में, उससे हम काफी हद तक बच सकते हैं। इतनी खूबसूरती से आपने ये पूरी बात सम अप कर दी। और मैं जो आपसे सवाल करना चाह रही थी कि ऐसा करना चाहिए, अपना ख्याल रखना छोड़ना चाहिए कि नहीं? अगर इंसान, वो होता है ना कि कुछ बहुएं होती हैं, उनकी शादी होती है, जब वो आती हैं और अगर वो अपने आप को जरा मेंटेन करें, वो सुबह मेकअप करके कमरे से निकले, तो ससुराल वाले नहीं बख्शते। तो कहते हैं आपको अपने आप से तो फुर्सत है नहीं जो आप हमारा ख्याल रखेंगी। नहीं, आप मैनी क्योर, पेडिक्योर करवाएं, कैल्शियम लें, हेल्दी डाइट लें, तो साफ सुथरे रहें आप, तो मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है कि आपको फिर किसी दुनिया के मेकअप की जरूरत पड़े। ये साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप घर के वो क्या कहते हैं बर्तन धोने को बड़े कुछ ना, किसी जानवर, आप पांडे धोना कुछ कहते हैं ना, अगर आप पांडे धो रही है, आपने घर के कपड़े भी धोने, आपने बच्चों को भी संभालना है, आपने खाना भी बनाना है, फिर तो मैनिक्योर पेडिक्योर का तो फिर कोई सीन ही नहीं रहता है। लेकिन अपने लिए टाइम निकालना, 24 घंटों में अगर आप 18 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे काम करें, तो आधा घंटा अगर आप अपने लिए निकाल लें, तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल सही और कह रही हैं। हेल्दी डाइट लें, खुश रहें, तो मेरे ख्याल से आपको कभी डॉक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने बहुत खूबसूरती से आपने बात सम अप की है। और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मैं शेफ वसीम को बताती हूँ। सैलेड वो कोई कह रही है इस तरह का बता दें कि जो हम मील अगर स्किप भी कर दें तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी हो जाए और भूख भी ना लगे। उसमें ये है कि आप मोइनीस के साथ बना सकती हैं, रशियन सैलेड भी बना लें, एप्पल कैबेज भी बना लें। ठीक है, आप सारा दिन अगर आप लंच ना भी करें तो परवाह नहीं है, आपका काम भी चलता रहेगा। बिल्कुल। और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, हम लोगों ने ना एक रूटीन बनाई हुई है कि सुबह जी नाश्ता करना है। आधे लोग तो नाश्ता करते नहीं, जो जिनको सुबह सुबह ऑफिस पहुंचना होता है, ये बहुत गलत बात है। फिर उसके बाद जी हम पेट भर के लंच खाते हैं, और वो भी क्योंकि ऑफिस में 1 घंटे की ब्रेक होती है, तो वो भी थोड़ा सा ही जो आपको नजदीक मिल गया, जो भी जंक हो गया वो खा लिया। फिर जब हम फारिग होते हैं तो हम रात को घर जाते हैं और ढेर सारा डिनर करते हैं। और ये जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको सबसे ज्यादा नाश्ता करना चाहिए, सबसे ज्यादा टाइम नाश्ते पे लगाना चाहिए, सबसे हेवी चीज आपको नाश्ते में खानी चाहिए अगर खानी है। तो उसके बाद आप नॉर्मल सा लंच करें, और सपर मतलब 7 बजे से पहले पहले आप लाइट सा कोई भी जो है खाना खा के। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट मील्स हैं। और जिस तरह हमेशा में महरीन बताती है कि आप अपने पूरे दिन को जो है बड़े बड़े चंक्स में डिवाइड मत करें कि आपको इतनी ज्यादा भूख लगी हुई हो कि आप बहुत ज्यादा खा लें। आप छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करें। आप सुबह नाश्ता करें, उसके 2 घंटे बाद आपने छोटा सा कोई स्नैक खा लिया, फिर आपने खाना खाया, फिर उसके 2-3 घंटे बाद इवनिंग टी आपने थोड़ी सी ले ली, फिर उसके थोड़ी देर बाद आपने खाना खाया, और वो भी हैवी खाना नहीं खाया, लाइट सा खाया, और फिर सोने से पहले कोई जो है दूध या नट्स खा के आप सो गए। तो ना आपको पूरा दिन भूख लगेगी इतनी ज्यादा कि आपको कोई बहुत बड़ा मील खाना पड़े, और ना ही आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई कमी आएगी, और आप सेहतमंद भी रहेंगे। आपकी बॉडी को चीजें एब्जॉर्ब करने का टाइम भी जो है वो मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि चहलकदमी, थोड़ा सा जो है आपने अपने आप को एक्टिव जरूर रखना है, बैठे नहीं रहना।
और मैं मजे की बात आपको एक और बताऊं कि जब आप खाना खाते हैं तो जब तक आप एक्टिविटी नहीं करते वो खाना आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो अगर आपने सुबह 1 कप चाय पी है और वो चाय जो है आप पूरा दिन चला रहे हैं, मतलब 2-3 बजे तक आप और कुछ नहीं खा रहे, तो आप सोचो आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए वो उस चाय में से ले रहा है, तो ये इनफ नहीं है आपके लिए। और जब आप रात को ढेर सारा खाना खा लेंगे, 2 चपातियां खा लीजिए, साथ में चिकन का शोरबा खा लिया, सलाद खा लिया, सब कुछ खा लिया, उसके बाद आप सो गए, तो वो सारा खाना वैसे का वैसा पड़ा हुआ होगा और उसकी जो है आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर रही होगी, तो वो ऑब्वियसली पाइल अप होगा आपके ऊपर। तो सुबह का जो आपका मील होता है सबसे हेल्दी और सबसे ज्यादा होना चाहिए है। डॉक्टर्स आएंगे ना, वो बताएंगे मैं पे जो बातें कह रही हूँ सही है कि नहीं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपी एक्चुअली ना आपसे फरमाइश करनी थी कि बारबेक्यू कैसे बनाते हैं। बारबेक्यू कैसे बनाते हैं, ये फरमाइश तो आपको शेफ साहब से करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ, आपको अभी बताते हैं। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें कि खवातीन शादी के बाद अपना ख्याल रखना क्यों छोड़ देती हैं? एक्चुअली आपकी पता है क्या है, वो इसलिए ख्याल नहीं रखती कि अगर वो ख्याल रखेंगे इतना तो कई सास ससुर और नंदे ऐसी होती हैं जो उनको ख्याल नहीं रखने देती, और जब वो रखती हैं ना तो वो उनको नहीं रखने देती, और जब वो नहीं रखती तो उनके शौहर नाराज हो जाते हैं। ये कौन है जो ख्याल नहीं रखने देता, मुझे बताएं जरा इनके नाम है। ये सास ससुर और नंदे, कुछ नंदे सास ससुर कैसे कैसे नहीं रखने देती, तंग करते, क्या करते हैं वो इसीलिए वो ताने मारते हैं, लोग तुम्हें तो अपने आप से फुर्सत नहीं है तो हमारा क्या खास तुम तो खाना नहीं बनाती, अच्छा तुम तो ये नहीं करती, तुम्हें तो बस मेकअप करना आता है। देखा, इसीलिए इसलिए नहीं रखती। कल भी मैंने आपके शो में इतनी बार कॉल की, आपने पिक ही नहीं की। जालिम समाज है, ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। मतलब अपना ख्याल रखने में, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपनी मेंटेनेंस करना, अपने आप को टिप टॉप रखना, ये जो है अच्छी बात है। और अगर आप अपने हस्बैंड के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर तो ये काइंड ऑफ आपके ऊपर थोड़ा फर्ज भी है ना। मुझे हमदर्दी होती है खवातीन से तब जब उनके बच्चे हो जाते हैं और उनको घर का भी ख्याल रखना होता है, उन्हें घर भी मेंटेन करना होता है, बच्चों को संभालना एक फुल टाइम जॉब है। उस वक्त थोड़ा सा डिस्क्रेशन देना चाहिए खवातीन को कि कोई बात नहीं, अगर वो कभी बिल्कुल सेट नहीं है, बाल ब्लो ड्राइड नहीं है, फुल मेकअप नहीं है, सुर्खी पाउडर नहीं लगा हुआ, तो ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। अच्छा जी, कहाँ तक पहुँचे हम लोग बस अब ये फाइनल पे ही हैं। ठीक है, मायो हमने तैयार कर ली है। अच्छा, ये अलग से होगी सॉल्ट, व्हाइट पेपर और मस्टर्ड पाउडर। ठीक है, मायो हमारी तैयार है। बाकी चिकन हमने मैरिनेशन किया था, गार्लिक, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, मस्टर्ड और चिली सॉस में। ठीक है, हमने इसके अंदर मेयो नहीं डाली जी, इसमें मैरिनेशन में नहीं आएगी, ये ऊपर इसकी प्रेजेंटेशन में आएगी। ठीक है जी। अच्छा, आपकी फरमाइश आई है कि बारबेक्यू कैसे बनाते हैं, तो उसका कोई अगर मसाला है क्विक सा जो हम बता सकें। बारबेक्यू एक तो आप अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास ग्रिल हो, सीखे हो तो आप तैयार कर सकते हैं, जरूरी नहीं, आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक ग्रिल पैन होना चाहिए। ठीक है, उसकी मैरिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, उसके बाद योगर्ट, ठीक है, थोड़ा सा फूड कलर, ठीक है, उसके बाद थोड़े से गरम मसाला चॉप करके, मतलब ग्राइंड करके पाउडर, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा दड़ा मिर्च का यूज कर लें और बहुत जबरदस्त, और लेमन जूस, ठीक है, बड़ा जबरदस्त बारबेक्यू बन जाएगा। ठीक है, आप इसको मैरिनेट करके, और सिंपल मैरिनेशन है। ठीक है, इसमें जितना आप बाहर से तिक्का मसाला लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यही इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको तैयार करेंगे, इंशाल्लाह आपको एंजॉय करेंगे बारबेक्यू। लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए, मिर्चें थोड़ी ज्यादा, और उसको थोड़ी ज्यादा देर के लिए मैरिनेट होने दें ताकि वो अंदर तक उसका फ्लेवर चला जाए, और उसके बाद आप उसको घर पे बना सकते हैं। तो ये तरीका है। हमारी रेसिपी तैयार हो रही है, टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक टू महक द मॉर्निंग। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बढ़ती उम्र के बढ़ते मसाइल पर। उसके लिए हमारा एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ है। मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी यहाँ पे डॉक्टर वसीम ख्वाजा, कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट।
सही प्रोनाउंस किया मैंने? जी मैडम, थैंक यू। एंड इट हैज टू डू विद द स्टमक? जी बिल्कुल, स्टमक, लिवर, Stomach, पूरी liver. होल बॉडी। ओके ओके, तो ये हमें जो है सर बताएंगे जितने भी इससे मसाइल होते हैं। हमारे साथ है महरीन नरगिस, जो कि है महरीन किधर नहीं है अभी तक महरीन? अच्छा जी। वैसे तो हकीम रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब, आपकी इतनी तारीफें आती हैं रिसेंटली, स्पेशली जब से हमारा यूरोप में शो गया है, तो मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं मेरे पर्सनल पेज पे, उसके अंदर आपके नाम से जो है लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बात आपने पूछनी है और हकीम साहब से पूछनी है स्पेशली। सो आई एम वेरी ग्लैड कि यू आर अ पार्ट ऑफ द शो। और मैं हमेशा जो है मैं कहती हूँ, मैं लंबी चौड़ी आप लोगों को इंट्रोडक्शन हमेशा हकीम साहब की देती नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक एवरीबडी नोज हिम। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से ज्यादा बाहर भी जो आपको जानते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है हमारी, एंड हर स्किन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कि वो बाकी आपको तसल्ली देगी कि बाकी वो फिक्स कर सकती हैं आप इसको, है ना? ऐसा ही है। और हमारे साथ है नाइला हक, जो कि ब्यूटिशियन है और बनाना सिखाएंगी वो आज आपको एंटी एजिंग मास्क, जो कि आप घर में बना सकते हैं और अपनी स्किन को आपने मेंटेन करना है घर पे। तो मैंने बहुत ज़्यादा आपको जो है हाइप अप तो कर दिया इसके लिए, लेकिन सबसे पहले कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, तो क्या हम उम्र में कोई ऐसा हिस्सा जो है डिफाइन कर सकते हैं जिसके बाद हम कहें कि अब ये ओल्ड एज स्टार्ट हो गई है? बेसिकली मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड करता है। कहते हैं एज यू सो सोशल यूरी, जैसे आप बीज बोते हैं वैसे ही फसल निकलती है। तो अगर आप जवानी में या बचपन में और उसके बाद अडल्टहुड में अगर अच्छा खा रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं और प्रॉपर अपना चेकअप रख रहे हैं, तो आपको ओल्ड एज जरा देर से आती है। और ये ऐसी एज है कि मैं कोई भी नहीं चाहता कि बुढ़ापे में जाए, लेकिन जाना सबको पड़ता है, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट भी आपने करना है, ठीक है। और उसमें ये एक डिफरेंट एजेस होती हैं, लेकिन आप कहते हैं 50 साल से ऊपर आप किसी को कह सकते हैं, कोई 60 साल ओल्ड एज और वेरी ओल्ड एज, इसको आप उसमें रह सकते हैं। लेकिन बात वही आती है कि आप उस वक्त क्या कंडीशन है आपकी, प्लस आपकी जो चेंजेस आनी है कुछ वो तो नेचुरली आनी है, सर से लेके पांव तक चेंजेस आती हैं, लेकिन उसमें ये है कि आपने रेजिस्ट कैसे करना है और उसको किस तरह फॉलो अप करना है, और यानी कि अपने आप को उसको हैवीपन नहीं लाना, तारी नहीं करना, ठीक है ना। ओल्ड एज तो सबको पास आनी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारी फैमिली में एक अंकल हैं, उनकी माशाल्लाह ही 60 प्लस, एंड वो खुद ड्राइव करके लाहौर भी जाते हैं, कहीं पर भी जाना होता है, तो उनके बच्चे उन्हें कहते हैं कि आप ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते? तो कहते हैं जिस दिन मैंने ड्राइवर रख लिया उस दिन मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि अब मैं जो हूँ बूढ़ा हो गया और मुझे जरूरत है, तो जब तक आई कैन मैं क्यों करूंगी। और दूसरा, अपनी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो जो मैं सुबह आप लोगों को बता रही थी कि अगर आप झुके हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं और आप अचानक से उठेंगे तो आपकी कमर में चुक पड़ सकती है। तो ये बात मैं अपनी अम्मी को बता रही, तो मुझे कहती ये क्या फजूल बात कर रही हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी जो तुम चुकों की बातें करो, है ना। और मैं एकदम से चुप हो गई, उनको बताया ही नहीं कि मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है, मुझे पड़ चुकी है चुप। तो ये मुझे लगता है कि चेंजिंग टाइम्स के साथ जो है अब ओल्ड एज जल्दी सेट होना शुरू हो गया है। बूढ़े कहते थे ना कि मर्द उस वक्त बड़ा होता है जब वो बूढ़ा फील करना शुरू करता है, और औरत उस वक्त बूढ़ी हो जाती है जब वो बूढ़ी दिखनी शुरू हो जाए। तो आज हम खवातीन के हवाले से बताएंगे कि ताकि औरत बूढ़ी दिखे ही ना। बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल है, ये तो कोई जादुई करिश्मा होगा। और ये मेल पे डिपेंड करता है कि वो भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर वो आपको पता है मेंटल टॉर्चर जो है ना वो फिर बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, औरतों को तो एहसास भी बहुत जल्दी दिला दिया जाता है ना, 2 बच्चों की माँ, 3 बच्चों की माँ, वो बेचारी जितनी मर्जी मॉडर्न हो, लेकिन अगर वो 2 बच्चों की माँ है तो मतलब आप एजेड ही होंगी। अच्छा, अगर हम साइंस ऑफ एजिंग की बात करते हैं, तो अगर मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो कहते हैं कि 25 के बाद ही जो है आपका मेटाबॉलिक रेट कम होना शुरू हो जाता है, वो डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। स्किन की अगर हम बात करें, अगेन 25 के बाद आपको रेकमेंड कर दी जाती है कि अब आप एंटी एजिंग क्रीम स्टार्ट कर दें, अब रिंकल्स की स्टार्ट करें, तो क्या वाकई विजिबल इफेक्ट्स 25 के बाद आ जाते हैं? So the thing is that when it comes to aging, जब एक बच्चा जिस वक्त पैदा होता है उस वक्त से हमें एक एजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। बाय द टाइम वी रीच आवर 30s एंड 40s तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है, जो एजिंग का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड हो जाता है। अब चंद फैक्टर्स होते हैं जो इसको डिटरमिन करता है कि ये एक्सेलरेशन कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है, सबसे पहले न्यूट्रिशनल जो आपका इनटेक है कि क्या खा रहे हैं आपने अपना स्टेटस कैसा रखा हुआ न्यूट्रिशन का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम लुकिंग मोर एज्ड। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वक्त के साथ जब अपने 30s या 40s में जा रहे हैं आपने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ऐड किए हैं कि नहीं। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट्स एक्सरसाइज, कि आप कितनी कोई एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं आप, कि आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं कि नहीं, आपका जो इम्यून सिस्टम है कुव्वत मुदाफ़त जिसे हम कहते हैं वो कितना मेंटेन्ड है। ये सारे 5-6 फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपकी एक्सेलरेटेड एजिंग को
किसी हद तक स्टॉप कर सकते किसी हैं। हद तक रोक सकते कुछ होती है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक एजिंग, जिसमें आपके अंदरून जिस्म के जो अज़ा हैं वो वक्त के साथ एज होते हैं। जैसे वक्त के साथ लोगों को शुगर हो जाता है, ब्लड प्रेशर वक्त के साथ ही हो जाता है। देखिए बाकी- जी, एजिंग होती है क्योंकि आपके ऑर्गन भी एज करें, इसको हम इंट्रिंसिक एजिंग करते हैं। शुगर का होना, ब्लड प्रेशर होना, आंखों के इर्द गिर्द मोतिये का आ जाना, दीज आर ऑल थिंग्स दैट कम्स विद एज। ठीक है, एक होती है आपकी क्यूमुलेटिव एक्सटर्नल एजिंग, जो कि बज़ाहिर सबको, जो आपको सबको नजर आ रही होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्किन इज वन ऑफ द ऑर्गन जो कि आपको एक्सटर्नली बज़ाहिर बताना शुरू कर देता है कि बुढ़ापा आना शुरू हो गया। बिल्कुल। अब उसमें एजिंग के साइंस क्या है? सबसे पहले ये है कि आपके रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, कुछ लोगों को आंखों के इर्द गिर्द आना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों की पूरी स्किन जो है वो सैग करनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि पिगमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एज स्पॉट्स कहते हैं, कुछ लोग इनको लिवर स्पॉट्स कहते हैं, या सोलर लेंटेजेस जिसको हम कहते हैं, वक्त के साथ वो आना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो ज़ाहरी चेंजेस हैं, जो एरियाज आपके धूप को बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है, यानी कि आपके हाथ हो गए या आपका चेहरा हो गया, उस पे ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। बिल्कुल। इंटरनल स्किन पे भी होते हैं जो कि कवर्ड एरियाज हैं, लेकिन चूंकि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के डैमेजिंग इफेक्ट से थोड़े प्रोटेक्टेड होते हैं, तो वो इतने ज्यादा एग्जैसरबेटेड नहीं होते जितने आपके चेहरे के या हाथों के चेंजेस होते हैं। बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू। मैं ब्यूटिशियन से कहूँगी कि सबसे मुश्किल काम आप लोगों का होता है, क्योंकि जब स्किन सबसे ज्यादा खराब हो चुकी होती है, पिंपल्स निकल चुके होते हैं, रिंकल्स पड़ चुके होते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं, कहते हैं ऐसा मास्क लगाएं कि मैं 10 साल जवान हो जाऊं। अब बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन यूँ समझते हैं कि जो हमारा क्लाइंट होता है वो अपनी स्किन को ना, वो जो एक मशहूर ज़माना 4 क्रीमें हैं मिक्स करके जो लगाई जाती हैं, उससे भी अपने आप को बहुत ज्यादा खराब कर लेते हैं, अपनी स्किन को अच्छा, मुझे डैमेज कर बताएं, लेते ये हैं। अभी भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं आपके पास जो वो यूज कर बिल्कुल रहे आते हैं, बिल्कुल मुझे लगा ये बस बातें रह गई हैं। नहीं, मतलब नहीं, नहीं, अभी भी आते हैं। बल्कि मेरे रेडियो के प्रोग्राम में परसों एक साहब ने मुझे फोन करके कहा कि मैं 10 साल से 4 क्रीमें यूज कर रहा हूँ। साहब और कह रहे मैं 10 साल से यूज कर रहा हूँ, और मैं मतलब मैं हैरान हो गई। मैंने कहा आप अभी स्किन में कुछ बच गया है? कहते नहीं, अब मैं नहीं लगाता तो डल हो जाती है, तो अब मैं क्या करूं? मैंने कहा इतनी यूज टू आपकी स्किन, 10 साल आप उसको एक चीज लगा रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब भी बताएंगी कि हम कोई शैम्पू या टूथपेस्ट भी हमें 3 माह के बाद उसको जरूर चेंज कर लेना चाहिए कुछ दिनों के लिए। ये मैं यहाँ पर, दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुंदर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सुंदर, पहले मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर करना है जी जी, कि खवातीन अपना ख्याल क्यों नहीं रखती। मतलब लड़की होती तो रख लेती हैं, लेकिन शादी के बाद आप अपने ससुराल में बिजी हो जाते हो, फिर उसके बाद अपने बेबी में बिजी हो जाते हो, तो अपना ख्याल नहीं रख सकते हो। थोड़ी सी इनकी आवाज ऊंची कर दे, मुझे आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है जी? हाँ हाँ हाँ, आ रही है जी जी, हाँ बताइए। जी, आप शादी के बाद अपने ससुराल में बिजी हो जाते हो, और फिर उसके बाद अपने बेबी में बिजी हो जाते हो, तो आप अपना ख्याल नहीं रख सकते हो। एंड तो टाइम नहीं रहता, मतलब आप कह रहे हैं कि टाइम की कमी हो जाती है। एग्जैक्टली जी, टाइम की कमी हो जाती है। और आप आपने मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जी जी जरूर, मेरे हम भी इसीलिए आगे से जो बाल जो हैं वो पूरे, मतलब लिटरली वो पैचेस जो है ना, वो मैं भिंजी हो चुकी हूँ। अच्छा, और मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब लोग कहते हैं अदरक लगा लो, लहसुन लगा लो, मतलब और प्याज लगा लो, लेकिन मैं डरती हुई कि ना कि लगाने से और भी मैं, मेरे जो बाल है वो भी खत्म हो जाए इस तरह करके। पैचेस में जो है वो गिर गए। इसको क्या एलोपेशिया? अगर एक खास जगह पे से गिर रहे हैं कि जनरलाइज्ड ही इनकी थिनिंग और हेयर फॉल? नहीं, वो कह रहे हैं कि पैचेस में गिर रहे हैं। पैचेस में, दैट्स एलोपेशिया एरेटा जी, बिल्कुल बाल झड़ जिसे हम कहते हैं। बाल झड़ है ये। और ये कब, आपकी एज क्या है? मैम मैं 30 की हो गई हूँ। अच्छा, मैम जवान जहान अभी से है, ये क्यों हो रहा है? और मैं ठीक है, पहले मेरे बाल पतले हो गए थे बहुत ज्यादा, और अब मैंने कि जैसे मर्दों के आगे नहीं होते, मतलब पीछे बाल करते हैं, तो बिल्कुल दोनों तरफ से ना मैं, मेरे पैचेस बन चुके हैं, और मैं बहुत परेशान हूँ इस बात के लिए। लेकिन मुझे किसी ने कहा जो बाल जड़ होता है, पहले आपके बाल व्हाइट होते हैं, उसके बाद गिरना शुरू होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसे कोई सीन नहीं हुआ, मेरे तो गिर गए हैं जी। अच्छा, ये क्या आपने कोई अपनी रूटीन चेंज की है? कोई ऐसा शैम्पू यूज किया हो, कोई कुछ जिसके बाद? शैम्पू तो मैं चेंज करती हूँ हर 3 मंथ्स बाद इतना। लेकिन आपने नोटिस नहीं किया कि कोई चीज चेंज की है तो उसकी वजह से वो बस ये रैंडमली? मेरे बाल जो पतले जो थे ना, ये मेरे बाल कोई 2 साल से ही, बेबी के बाद मेरे बाल पतले होना शुरू हो गए थे इस तरह का। सबसे पहले मेरे बहुत अच्छे बाल थे शादी से पहले। लेंथ कितनी है इनके बालों और लेंथ कितनी है आपके बालों की?
मैम लंबी है जी। लंबे बाल हैं आपको जी। हमारे पास सारे एक्सपर्ट्स हैं और हम आपको बताते हैं, इसका हल भी बताएंगे आपको। और मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि कोई आपने स्पेसिफिक चीज तो नहीं चेंज की, क्योंकि कुछ लोगों को ड्राई शैम्पू से रिएक्शन होता है। but childbirth is a major factor in contributing to generalized hair अब loss. She आपको had a- इसका हम जवाब देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में जो है हम आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे मिसेस जुबिया ने, जो कि आज हमारी वॉलंटियर हैं। पहले तो मैं बताऊँ, इतनी हसीन आपकी स्किन है, तो हमारे पास जो है ना एक एग्जांपल भी अच्छी है कि आपने अपनी स्किन को ऐसे रखना है। आपकी मैं एज पूछ सकती हूँ? 40 प्लस, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 40 प्लस तक है जी। तो इसके ऊपर हम जो है क्या कर रहे हैं आज? एंटी एजिंग मास्क। एंटी एजिंग मास्क है, उसके साथ एक क्लियर स्किन के लिए, मतलब बहुत अच्छा है, एकदम इनकी स्किन ग्लो करने लगेगी और बहुत अच्छा सी मतलब लुक एक अच्छी आ जाएगी। ठीक है, और क्या कुछ है इसके अंदर? इसमें हमारे पास है जनाब दालचीनी पाउडर, ठीक है, जबरदस्त, ½ टी स्पून बेकिंग सोडा, ½ टी स्पून हनी है हमारे पास 1 टीस्पून, ठीक है, और ये विटामिन ई ऑयल है, हमारे कैप्सूल है हमारे पास। अच्छा, ये हम 3 कैप्सूल डालेंगे। वैसे इतना हेल्दी मजेदार सा, ये तो कोई भी एज लगा सकता है, कोई ना भी एज वैसे? लगा सकता है। ठीक है। वैसे मेरे ख्याल में एंटी एजिंग का ना हमें 25 के बाद इन चीजों पे आ जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हम नहीं समझते जी, ना कि अगर एंटी एजिंग है, इसका मतलब अपने एज होने से बचना है। एज होने के बाद तो फिर आप उसको फिक्स कर रहे हैं, जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अच्छा, इसको आपने कोई आप रेकमेंड करती हैं कि पहले आप स्किन टेस्ट कर लें कोई चीज से, अगर आपको इरिटेशन इसमें हो? ऐसी कोई चीज नहीं है। सिनेमन जिससे वगैरह से भी आपको- नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें ऐसी कोई चीज है नहीं कि हमें इसकी टेस्टिंग की जरूरत पड़े। ठीक, हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बस अप्लाई करने से पहले क्लिनजिंग जरूरी होती है। अच्छा। कि आपने अपने स्किन को अच्छी तरह से क्लिनज आउट किया हो। ठीक है। अच्छा, उस दिन हमारे पास एक गेस्ट आई थी, उन्होंने बड़े मजे की बात की। मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको इंडस्ट्री में इतना अरसा हो गया, अपनी स्किन अपनी कैसे ठीक रखी है और मेकअप जी। इतना करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी जो वो मेकअप के ऊपर क्रीमें लगा के क्लेंजिंग करते हैं, वो नहीं करती। मैं अब चाहे साबुन हो चाहे फेस वॉश हो जो भी, तो मैं उसे मुंह धो लेती हूँ ताकि वो ऊपर वाली लेयर उतर जाए। ऐसा ही होना क्योंकि चाहिए। वो जो बिल्कुल क्रीम हो, क्योंकि मैं तो बड़े अच्छे अच्छे पार्लर्स जा चुकी हूँ, और अगर मैं मेकअप के साथ जाती हूँ तो वाकई उसी के ऊपर वो क्रीम लगा के। नहीं, बिल्कुल फेस जो है ना- वॉश से पहले मेरे सैलून में पहले फेस वॉश से हम फेस वॉश करवाते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा हमारा है वो उतर जाए, फिर उसके बाद क्लिनजिंग करते उसके हैं। बाद? और एक दफा क्लिनजिंग करने के बाद दोबारा क्लिनजिंग करते हैं ताकि डीप क्लिनजिंग हो जाए। और जब भी कोई भी मेकअप अपना उतारें तो उनको ऐसे ही उसको उतारना चाहिए कि पहले आप फेस वॉश या जो भी सोप आप यूज करते हैं उससे अपने फेस को अच्छी तरह क्लीन कर लें, धो लें, उसके बाद आप अपनी क्लिनजिंग करें। डायरेक्ट कभी भी आप वो इतना आप मसाज करते हैं तो वो तो सब कुछ अंदर जो है चला जाएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड मेरे सवाल हैं जो मैं आगे डर्मेटोलॉजिस्ट से भी पूछूंगी, क्योंकि अब तो क्लेंजिंग ऑयल्स आ गए हैं जो आपने मेल्ट योर मेकअप और ये सब कुछ जो है वो तो डायरेक्ट आपको मेकअप के ऊपर ही लगाना पड़ता है। इससे पहले मैं वेलकम करूंगी, हमारे साथ है महरीन नरगिस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैंने पहले मुझे है ना गायबाना ही नजर आ गई थी, मैंने अनाउंस कर दिया, मैंने कहा महरीन आ चुकी है हमारे साथ। आज हम क्या बताने वाले हैं महरीन को? डाइट प्लान भी बताएंगे? बिल्कुल सुंदर, डाइट प्लान भी हम डिस्कस करेंगे ओल्ड एज का, जो थोड़ा सा अबव 40-50 के बाद जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों को, मेजर प्रॉब्लम्स तो होती हैं डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, उसके हवाले से एक डाइट प्लान करेंगे। और कुछ मेजर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी थोड़ी सी होम रेमेडीज भी डिस्कस करेंगे। उनकी होम रेमेडीज बिल्कुल इसमें होंगी। अच्छा, इसको हमने कितने देर के लिए छोड़ना है? इसको हमने 20 मिनट के लिए छोड़ना है। 20 मिनट्स के लिए जी, उसके बाद हम इनको हल्का सा मसाज करके मसाज, इसको स्क्रब भी साफ- हो जाएगा जी, साथ ही। स्क्रब हो जाएगा। ठीक है। फिर अच्छा, आप- कोई हेयर मास्क भी होते हैं जो आप आगे जाके यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाल ब्रिटल हो जाते हैं जी, एज के बिल्कुल, साथ साथ? बिल्कुल होते हैं। हेयर मास्क तो बल्कि बहुत ज़रूरी है, मैं तो कहती हूँ ज़रूर लगाना चाहिए। लेकिन एक बहुत आसान सी चीज़ बता रही हूँ जिससे आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ करती हैं, ब्लो ड्राई बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास कुछ करने को टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा, तो आप शावर लेने से पहले, बाल वॉश करने से पहले मायोनीज लगा लें बालों में। अच्छा, मैं सुना बड़ा अच्छा कंडीशनर होता जी है ये। बिल्कुल, मायोनीज में थोड़ा सा आप नारियल का तेल ऐड कर लें और उसको आप रूट से लेके एजेस तक लगा लें, उसके बाद आप शावर ले लें।
अच्छा, ये तो आज ये मैं एक तो आसान हाँ। चीज है जो आप कर सकते आप हैं। कर बिल्कुल। अच्छा, हमसे एक सवाल पूछा था हमारी जो कॉलर थी, उन्होंने कि उनके जो है चंक्स में बाल गिरना शुरू हो गए हैं और आप कही थी इससे प्रेगनेंसी भी जो है रिलेटेड है, तो प्लीज बताइए क्या था ये। प्रेगनेंसी बेसिकली एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है बॉडी के लिए। आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, आपकी न्यूट्रिशन जो है वो शेयर्ड हो जाती है, तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं तो जनरलाइज्ड हेयर थिनिंग और जनरलाइज्ड हेयर लॉस शुरू हो जाता है। आपके बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं और बहुत एक्सेसिवली हेयर फॉल होता है। बच्चे की पैदाइश के बाद हम अपनी जुबान में इसको कहते हैं कि टिलोजन इफ्लीवियम है, यानी कि आपके स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरे हैं जिसकी वजह से आपकी एक्सेलरेटेड हेयर फॉल था। यही बाल 3 से 4 महीने के अंदर अगर आप अपनी न्यूट्रिशन वगैरह को बरकरार रखते हैं, सप्लीमेंट साथ में ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं साथ में, और अदरवाइज मिल्क वगैरह का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, तो आपका जनरली रीग्रो कर जाते हैं। लेकिन जिस तरह आपकी कॉलर बता रही थी हमें कि हमारे पैची हेयर लॉस है, तो इसका मतलब है कि एलोपेशिया एरेटा इनको हुआ हुआ है। एलोपेशिया एरेटा एक ऐसी कंडीशन है जिसकी कोई खास वजह नहीं होती है। अच्छा, इसका प्रेगनेंसी से ताल्लुक नहीं है, वो जनरलाइज्ड हेयर लॉस का है। एलोपेशिया एरेटा जो है ये इसके लिए भी इलाज करना पड़ता है। टॉपिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है और इसके अंदर इंजेक्शंस भी हम लगा सकते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट में हम शुरू जब करते हैं तो हम मरीज को कहते हैं कि स्टेरॉइड्स जो हैं वो सर के ऊपर सुबह शाम 1 महीने के लिए लगाएं। अगर बाल रीग्रो नहीं कर रहे हैं उसके साथ, तो फिर बेहतर यही है कि इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स, यानी कि जिस जगह से आपके बाल गिरे उसके अंदर स्किन में हम माइक्रो इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड लगा देते हैं और ये 2 से 3 हफ्ते के बाद प्रोसेस रिपीट करना होता है। तो 2 से 3 बार इंजेक्शंस लगेंगे, इंशाल्लाह इनके बाल वापस आ जाएंगे। तो बेहतर ये है कि अगर ये अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा कर ले तो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। ठीक। अच्छा हकीम साहब, इन्होंने कहा कि लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप लहसुन लगाएं, उससे जो है ये प्याज का पानी लगाएं, तो कोई इसका हिकमत की लगाने बात? में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक्चुअली ना इसका मैंने जो देखा है कि एक बैक्टीरिया है जिसको बैसिलम कहते हैं। अच्छा, वो स्किन के अंदर होता है, वो बालों की जड़ों को खाता जा रहा होता है, जिससे पैचेस होने शुरू होते अच्छा, ये हैं। बैक्टीरिया है। ठीक और है। यहाँ तक के सारे सर के बाल उतर जाते हैं, फिर मतलब खासी मसाइल होते हैं। तो उसमें हम कड़वी चीजें ज्यादा देते हैं खाने के लिए। अच्छा, लगाने के हक में मैं इतना नहीं हूँ कि इसको लगाया जाए, कुछ भी लगाया जाए। वैसे लहसुन का पानी सेफ है, प्याज का पानी भी safe है। इरिटेंट्स है ना ये, वो लगाया जाता है। Irritant से उस जगह को irritate एलोवेरा, करके, हाँ। एलोवेरा का गुद्दा लगाया जा सकता है, उसका कोई लोशन लगाया जा सकता है जो एलोवेरा जिससे बेस हो। लेकिन कड़वी चीजें खाने वाली देंगे तो उससे मुसफ़्फ़ी खून चीजें उसको देनी है। अच्छा, कुछ बताएंगे आप इनको जो ये जी, इस्तेमाल कर सकते उसमें चरियाता है। ठीक है। लेकिन चरियाता नेपाली लेना है, लोकल नहीं लेना। नेपाली जरा बड़ा अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। ठीक है। और फिर बरगे कनेर है, कंडियारी बूटी है, ठीक। जंगली करेले हैं, नर कचूर है, चाकसू है। ये चीजें बराबर वजन में बारीक पीस लें और फिर आधी चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो के सुबह छान कर पी लें और आधी चम्मच सुबह भिगो के रात को छान कर पी लें। ठीक है। और कोई भी चीज लगाने वाली वो चीजें लगा लें। ख्वाह कोई जो एलोवेरा का आजकल ऑयल भी आए हुए हैं, जो एलोवेरा का जर्मनी का एक ऑयल एलोवेरा से आया हुआ है। अच्छा अच्छा, जर्मन ने एलोवेरा से बहुत सी चीजें बनाई हैं, मेकअप की चीजें भी और मेडिसिन भी बनाई हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तक कि कैंसर का इलाज भी वो एलोवेरा की से ही रिसर्च करके उन्होंने चीजें कुछ बनाई हैं। अच्छा, जो जबरदस्त। बड़ा कामयाब चीजें चल रही हैं वो। तो मुसफ़्फ़ी खून चीजें उन्होंने इस्तेमाल करनी है, खुराक को मतवाजन रखना है ठीक। और बाकी जो है सब्जियां फ्रूट जितना ज्यादा खाएं। तो लगाने वाली चीजों से कोई इतना सच नहीं है, इससे कोई मसला नहीं होगा। वो जो उन्होंने आपको जो लहसुन और ये सारी चीजें जो होती हैं, जिस तरह हमें मिसेस हशमत भी बताती हैं कि 1 साल से पहले मतलब विद इन अ ईयर अगर आपके बाल गिरे हैं तो उसका चांस होता है कि वो रीग्रो कर जाएंगे। और एलोपेशिया तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, उसमें आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना है। लेकिन वैसे जो आपके बाल गिर रहे होते हैं, तो जब लहसुन हो गया या प्याज हो गया, ये इरिटेंट्स हैं, ये दोबारा जो है बालों को निकालते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, निकाल। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई मसला है, डर्मेटोलॉजिस्ट को एक दफा जरूर दिखाएं और अपनी डाइट को जो है वो इसके मुताबिक कर लें, ताकि वो ग्रो ना हो, ज्यादा जो है वो बढ़े ना। अच्छा जी, आप मुझे बताइए कैसा फील हो रहा है मास्क? अच्छा, इन्होंने कहा नहीं बोलना। अच्छा, मैंने कहा कुछ मास्क होते हैं ना, उसके साथ आप बोले गए थे रिंकल्स पड़ जाते हैं, जो स्पेशली पील ऑफ मास्क होते हैं। कोई वो तो नहीं हो रही, जलन तो नहीं हो रही? बिल्कुल कोई मसला नहीं हो रहा। चलिए फिर हम आपको जो है ना एक ब्रेक लेते हैं, ताकि आप आंखें बंद करके इसको एंजॉय करें, है ना। और फिर हम वापस आए और उसका अच्छा सा असर जो है ना साथ में हो। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम
बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम लोग बात करने जा रहे हैं ओल्ड एज के मसाइल जो आपके ज़्यादा होते हैं। मुझे लगता है ओल्ड एज सेट जिस चीज़ से होती है, जिस वजह से आपको बूढ़ा फील होना शुरू होता है, वो है स्ट्रेस और एंग्जाइटीज़, और वो आपकी एज के साथ बढ़ती रहती है। मसाइल हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं, स्ट्रेस का आपके बॉडीली ऑर्गन्स के ऊपर क्या असर होता है? स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो सर से लेके पाँव तक असर करती है। किसी को सर में दर्द हो रहा है, किसी को फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, किसी को अल्सर्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, कमजोरी, नकाह, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं। बाद में ऐसे होते हैं कि बंदे फिट्स पड़ रहे होते हैं, रात को 3 बजे एक पेशेंट आई, पूरे गांव से उठ के आ गए लोग, कई वो समझ रहे थे आखिरी टाइम आ गया, और पता क्या चला बेटे ने बदतमीजी की वालदा के साथ, और बेचारी को इतने फिट्स पड़ने शुरू हो गए टेंशन की वजह से, वो समझे कि आखिरी वक्त आ गया, और सिर्फ एक टैबलेट से वो ठीक होगी। अब ये सब स्ट्रेस का, उस ब्लड प्रेशर का फर्क भी पड़ता है, प्लस स्ट्रेस से अगर अल्सर ही बन जाते हैं। ज़्यादातर जो लोग जल जाते हैं उनमें, प्लस जिनको हार्ट अटैक होता है वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको स्टमक में अल्सर बन जाते हैं। इसके अलावा गैर मैरी अद्वियात का इस्तेमाल करें, ओवर द काउंटर ड्रग आप यूज़ करते हैं, उससे भी आपको जो है वो अल्सर बन जाते हैं। तो इसमें ये कहूँगा लोगों को कि सबसे अहम बात यह है कि हर बीमारी के सिम्टम बाज़ वक़्त नहीं होते। 50% लोगों को पता नहीं होता उन्हें शुगर है, चेक करते हैं फिर जाके पता चलता है। ब्लड प्रेशर कोई चेक नहीं करवाता, लेकिन जब आप चेक करवाएंगे तब भी आपको पता चलेगा कि क्या है। उसके बाद और ये बुढ़ापे का ये चलो जो आना है बुढ़ापा वो तो आना ही है, लेकिन आपने जवानी से जो भी खुराक खानी है आपने उसको दवाई समझ के खानी है। अगर आप वो नहीं खाएंगे तो बुढ़ापे में फिर आप दवाई ज्यादा खाएंगे, खुराक कम खाएंगे। अब लोग जो 50 से अबव होते फिर पूछते हैं हाँ जी अब हम ये खाएं, अब आप ये खाएं, वो आप शुरू से इसी पैटर्न पे आप चलें, ताकि जो भी आपका बुढ़ापा तो आना ही है, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छी होगी आपकी। बिल्कुल। हमें एक मुझे याद है कॉलर ने कॉल करके पूछा था कि मुझे सांस बहुत जल्दी चढ़ जाता है, मैं हल्का सा भी चलती हूँ या सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, मेरे पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। उसके मुख्तलिफ वजूहात है, खून की कमी से भी हो जाता है, हार्ट का मसला हो तब भी हो जाता है, बाज़ लिवर के मसले मसाइल होते हैं उसकी वजह से होते हैं। तो जो बेसिक टेस्ट हैं कोलेस्ट्रॉल के, लिवर फंक्शंस के, जो भी है आप अपनी स्क्रीनिंग साल में एक मरतबा लाजमी करवाएं, क्योंकि हर किसी के टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते। बाद में मतलब शुगर का मरीज होता है, कोई ना उसे भूख का मसला होता है, ना यूरिन का उसका मसला होता है, ना कमजोरी का होता है, लेकिन जब आप चेक करते हैं तो उसमें शुगर निकल आती है। जिनकी मुझे लगता है स्पेसिफिकली फैमिली हिस्ट्री है शुगर की, ब्लड प्रेशर की, किसी की भी, उनको तो वो तो लाजमी कराएं। लेकिन ओवर आगे आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर के भी, कोलेस्ट्रॉल भी आपका ज्यादा हो रहा है, और लिवर के मसाइल भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो बेसिकली उसका फैसला अल्टीमेटली जो है वो ब्लड टेस्ट पे ही होता है कि आपको मसला है नहीं है, कितना है, और एक टेस्ट पे नहीं होता। प्रॉपर जो है प्रॉपर डॉक्टर से इलाज करवाएं, अपना प्रॉपर टेस्ट करवाएं। और इसे लोग डर के मारे कहते हैं ये चीज़ निकला है, अभी अगर खुदा ना करे वो चीज़ है तो अल्टीमेटली आपको कितना नुकसान होगा आप ये सोचें। निकलेगी तो उसका इलाज होगा, अभी तो चंद रुपए लगेंगे आपको क्लियर हो जाएगा सारा मसला क्या है। अब तो ऐसे ट्रीटमेंट आ गए, सस्ते भी आ गए, अच्छे भी आ गए, और लाइफस्टाइल तो आपको फ्री में आप अपना ठीक कर सकते हैं। सिर्फ वॉक करनी है, अच्छी खुराक खानी है, तो फिर आप देखें कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। वजन आपका नहीं बढ़ता, खाली वजन ही आपका बढ़ जाए उसे आप देखें आपको फालिज का खतरा है, आपको हार्ट अटैक का खतरा है, आपका कैंसर का आपको खतरा है, जोड़ों का खतरा है, आपको बोन्स का मसला है, किडनी के प्रॉब्लम्स है। मतलब एक मिसाइल नहीं है, मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स आपके जो मोटापे से होते हैं, आपको लिवर डैमेज हो सकता है, आपका स्टमक में प्रॉब्लम्स होते हैं, और सिर्फ इसके टेस्ट है और कैसे बच सकते हैं। सिर्फ वॉक करें बस चले, और अच्छी खुराक खाएं, सिंपल हाल है, कोई आपका पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपने अपना टाइम लगाना है। अब 8-8 घंटे आप फेसबुक पे उधर बैठ सकते हैं, तो 1-2 घंटे अपनी जात के लिए निकाल सकते हैं, अपनी जात के लिए, अपने खानदान के लिए, और पूरे मुल्क को, कौम को इसका फायदा होता है जब आप सर्वाइव करते हैं और लोगों के आप मदद के काबिल होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जितने लोग इसमें देख रहे हैं ना, हम देखें मोटापा कितनी सारी चीजों की वजह है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसे सुंदर? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप। हाय, थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे पता है आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है स्टमक के बारे में। जी कीजिए। जी बताएं। मैं स्टमक में जलन होती है, और खुराक के नाले में जैसे ही नवाला अंदर जाता है तो जलन शुरू हो जाती है। बहुत डॉक्टर के पास गई हूँ, टेस्ट भी करवाए, अल्ट्रासाउंड भी करवाया, टेस्ट भी साफ आते हैं, अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आता। बस सारे डॉक्टर यही कहते हैं कि तेजाबियत है, तेजाबियत है। सही है। वेट कितना आपका मैडम? वेट ठीक है? वजन जी, वजन आपका ठीक है? वजन मेरा 45-46 है। बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है। मैं बताता हूँ मैडम, बेसिकली देखिए जलन जो होती है तेजाबियत होती है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं।
ठीक है। बाज़ स्ट्रेस से भी तेजाब ज़्यादा बनता है, बाज़ खुराक की नाली में सोजिश होती है तब भी, और ज़्यादातर ये होता है कि बाज़ लिवर के मसले से भी ये मसला हो जाता है। अल्ट्रासाउंड में तो स्टमक आता नहीं है, इसका वो प्रॉपर टेस्ट होता है जिसे एंडोस्कोपी कहते हैं, उसमें क्लियर सारा हो जाता है कितना मसला है। प्लस ज़्यादातर जो है 90% लोगों में जो ना वो एच पलोरी का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा खुराक में बाज़ लोग ज़्यादा खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, प्रॉपर टाइम पे नहीं खाते, चबा के नहीं खाते, तो और प्लस एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो उसको भी अगर आप शामिल कर लें, प्लस ये टेस्ट भी अपना करवा लें, तो उसमें सारी बात क्लियर हो जाएगी। बाज़ बंदा सब कुछ खा रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन बीच में स्ट्रेस जब ज्यादा होता है उससे भी आपको तेजाब ज्यादा बन जाता है, और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। और लेट खाना मत खाया करें, मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ी सी, वो कहते हैं ना 40 कदम आपने हर खाने के बाद जो है ना वो चलना है, चाहे आप कांटों पे चलना पड़े, लेकिन आपने जो है चलना है 40 कदम जरूर खाने के बाद, थोड़ा सा उससे हल्की से आपकी जो है मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। और प्लीज 7 बजे के बाद कोशिश करें कि आप ये जो डिनर्स के ऊपर जाते हैं कि 1 ऑफ रखें, और खाना जो है 7 बजे से पहले पहले, जो सफर का कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपने ज्यादा खाना है तो 7 से पहले पहले खाएं, उसके बाद ना खाएं। गांव का लाइफस्टाइल की बात अगर हम करें हकीम साहब, तो क्यों होते हैं वो इतने सेहतमंद होते हैं, इतनी एज में भी जो है वो पहाड़ों पे भी चढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तो उनकी खुराकें प्योर हैं, शहरों में हमारे पास खुराकें खालिश नहीं है, है, दूध भी आपको पता है जैसा मिल रहा है, सब्जियां स्प्रे वाली मिल रही हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जियां। अब हमें इस तरफ लगा कि यूरोप और अमेरिका में आप ऑर्गेनिक सब्जी फल की तरफ आ गए हैं, बिल्कुल, जो ज्यादा महंगी होती है, ज्यादा महंगी हो रही है। तो वो गांव के लोग काम का खवातीन करती हैं, सुबह फजर के टाइम पे उठना, सारा दिन काम करना, फिर धूप में बैठे रहना 2-3 जल्दी घंटे, उठते हैं वो, जल्दी सोते हैं। हाँ। तो ये जो हमारे लाइफस्टाइल बन गया ना, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, उसकी वजह से बीमारियां आगे इन लोगों को ज्यादा, जो लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं वो आगे बुढ़ापे में उनको बुढ़ापा भी जल्दी आएगा, मोटापा भी होगा और बीमारी में ज्यादा होंगी। तो लाइफस्टाइल मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो हमारे नाना दादा परदादा उस जमाने में नानी दादियां जो बताती थी, जो खुराकें जो उनका हैबिट थी वो करें। अब गाँव के लोगों में आजकल भी जब भी सीजन चेंज होता है, वो नीम के पत्ते घोट के उनका पानी सारे घर वाले 3 दिन तक पीते हैं, 3-3 गिलास हर घर का फर्द पीता है, उससे हेल्दी रहते हैं, कड़वाहट बॉडी में जाती है, और नीम एंटीबायोटिक भी है और जबरदस्त चीज है। और यहाँ पे लोगों को रुझान नहीं है ऐसा, बिल्कुल ऐसा। और यही वजह के गांव के लोग ज्यादा खवातीन घर में नौकर चाकर तो होते हैं, खुद डस्टिंग भी नहीं करती हैं, उनको थोड़ा सा एक्टिविटी अपनी वो रखनी चाहिए। काम तो करती है, लेकिन पता है हकीम साहब, मैं कहती हूँ एक्सरसाइज और एक्सर्शन में भी बड़ा फर्क है। आप पूरा दिन घर के काम करके जो थक जाते हैं वो आपकी एक्सरसाइज नहीं है, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज भी साथ में करनी है, क्योंकि घर में बर्तन धो लेना है, थोड़ा सा झाड़ू मार लेना, कि बिल्कुल भी इक्वल टू वो नहीं है जो खवातीन गाँव में जो पूरे पूरे इतने बड़े बड़े, अगर आप कभी गए हो ना, सहनों के झाड़ू मार रही होती है, वो प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताएं, एक चीज जो ओल्ड एज में होती है, जो जोड़ों का दर्द है, ये भी स्टार्ट हो जाता है, ये इसके लिए कोई आपके पास? देखिए, जोड़ों का दर्द एक तो होता है जो जॉइंट में से क्लिक क्लिक की आवाज आती है, वो उसमें आमतौर पे देखा गया कि लुब्रिकेशन की कमी होती है ना जॉइंट्स में, ठीक, तो उसमें लोग पेन किलर शुरू हो जाते हैं और खाने। मैंने देखा कि उनको सिर्फ ये बही दाना एक चीज है, बही दाना, अच्छा बीज होते हैं ये, उसका 1 टेबलस्पून 1 गिलास दूध में बॉईल करें, जब दूध हाफ गिलास रह जाए उसको फिल्टर करके स्ट्रेन करके तो वो दूध पी लिया जाए। 15 से 20 दिन करेंगे तो लुब्रिकेशन तमाम जॉइंट्स में उसकी पूरी होती है। दुनिया की बेस्ट चीज है ये। सही। और मैंने जॉइंट पेन का बहुत से पेशेंट को, लाखों पेशेंट का मैं समझता हूँ कि 2 लाख के करीब पेशेंट हो गए मेरे पास जो अब तक पिछले 37 साल में देखे हैं, जिनका सिर्फ इस चीज से इलाज हुआ है। और वो मेरे पास आने से पहले वो पेन किलर खा रहे थे और 10-10 साल से खा रहे थे। फिर उसके बाद एक नुस्खा है जिसको क्लिक क्लिक की आवाज नहीं आती, उनके और इश्यूज है। अच्छा। उन्होंने तुख्मे चंदन, अक की टोपियां, अच्छा, अक की टोपियां आम मिल जाती है बाजार में ये चीजें, सुरंजान शीरी, सुरंजान तलख और मनक्का और मिश्री और लौंग, ये चीजें सब उन्होंने बराबर वजन में लेनी है और मनक्के के अंदर इसको गूंद लेना है। ठीक है। उसको गूंद के चने, काले चने के दाने बराबर गोलियां बना लेनी है। सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियां उन्होंने खानी है। ठीक है। तो उनका किसी भी किस्म का जॉइंट पेन होगा तो महीने से 1.5 महीना खाएंगी है, तो इंशाल्लाह उनका वो ये जो हमने यहाँ पे सारी तस्वीरें बनाई हुई है, देखें इनको जो पेन्स है, कमर का है, शोल्डर का है, आर्म्स में है, गर्दन के पीछे, ये इन पेन्स के शोल्डर कमर का देखें जी, वो तो MRI भी कराएं और भी टेस्ट कराएं, डॉक्टर से भी कंसल्ट करें कि कमर की कई वजूहत होती हैं। बाज़ दफा खवातीन को वाइट स्टार्च का इश्यू होता है जिसकी वजह से वो कमर में दर्द शुरू होता है। और जहाँ तक शोल्डर पेन का ताल्लुक है, वो अब विंटर में लोग ज्यादा गर्म पानी शोल्डर पे डालते हैं, जो ही बाहर निकले ठंडी हवा लगी तो मसल्स की स्टिफनेस हो गई, ये भी एक वजह होती है। लेकिन मैंने देखा है लौंग को बारीक पीस के और शहद में उसकी पेस्ट बना के वो 1/4 चम्मच सुबह और 1/4 चम्मच शाम खाई जाए तो इस पोर्शन में, कमर पे, शोल्डर पे, अच्छा, स्ट्रेस कम हो जाता है, फौरन फर्क पड़ता है। अच्छा, जबरदस्त। फिर उसके बाद रात को सोते वक्त 1 कप गर्म दूध का, उसमें 4 कतरे इसके बादाम रोगन
कलवंजी का तेल और जैतून का तेल, ठीक है, ये डाल के वो पिया जाए, वो तमाम मसल्स को ठीक जो है रखता है। वो ठीक कर देते हैं। बहुत पहले डॉक्टर साहब एक कसूर से एक साहब आए थे, हकीम साहब थे, उनकी उम्र 113 साल थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 94, 95 की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने सारी जिंदगी क्या किया है ना, क्या खास चीज, तो उन्होंने मुझे ये वाला बताया था कि इसके अलावा बाकी तो मैं खाना ही खाता हूँ। ये काम करता है मैंने सारी जिंदगी किया है। ये जो एक कप दूध में ये तीनों ऑयल और साथ 1 चम्मच शहद का, तो वो मिला के बस रात को, कहते सर्दी गर्मी मैंने सारी जिंदगी पी है। और उससे कि कोई जो है और बड़े हेल्दी थे और बिल्कुल सीधे थे और अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई वो जो साइंस ऑफ एजिंग है ना वो नहीं थे उनके अंदर। हकीम साहब हमें रिंकल्स का भी जो है एक बड़ा बेहतरीन फॉर्मूला बताने वाले, उससे पहले मैं मेहरीन आप मुझे बताएं कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको एक सर्टेन एज के बाद खाना छोड़ देनी चाहिए जो आपकी बॉडी नहीं बर्दाश्त करती है? ओवरऑल जैसे हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक देखिए लाइफ स्टेज होती है, एक बच्चा बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, जवानी आ गई, पीक हो गई, उसके बाद डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। ओल्ड एज हम समझते हैं कि 40-50 के बाद आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो जितनी भी आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं, चाहे वो कैलोरीज हो, आपकी प्रोटीन्स हो, आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो एक टाइम पर आके आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इसके 2 रीजंस होते हैं। एक तो ये कि आपका जो वर्कआउट होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं रहती, यानी आप अपनी कैलोरीज को इतना बर्न नहीं कर रहे होते। आमतौर पर अगर हम ओल्ड एज में देखें या बढ़ती उम्र के साथ आपकी एक्टिविटी लेवल आपका कम हो जाता है, लोग हम रिटायर्ड लाइफ गुजारने लगते हैं, घरों पे हो जाते हैं। सेकंड ये कि आपका नेचुरली जो मेटाबॉलिज्म वो भी आपका स्लो हो जाता है। तो आपकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं वो जाकर आपकी कम हो जाती है। सारी जिंदगी जो आपने हम सारी जिंदगी सेव करते हैं, जमा करते हैं, ओल्ड एज के लिए जमा करते हैं। इसी तरह से जो हमारी आज जो हम खुराक कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन खा रहे हैं, वो ओल्ड एज में जाके काम आ रही है, तो वहां जाकर हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स कम हो जाती हैं। तो डेफिनेटली फिर ये भी डिपेंड करता है कि ओल्ड एज में जाके डिफरेंट किस्म की जो बीमारियां होती है, जैसे ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाती है, तो जो आपकी डाइट होती है, जो न्यूट्रिशन होती है, वो भी डेफिनेटली डिपेंड करती है कि आपको क्या बीमारी है। अगर आपको कोई आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपको किसी भी किस्म का कोई ऑर्गन प्रॉब्लम है, तो आपकी डाइट उस पर डिपेंड करती है कि आपको हमने क्या चीज़ देनी है। लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो जो प्रोटीन्स की, फैट्स की ओवरऑल जो उनकी डिमांड्स होती हैं एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, वो वहाँ पे कम हो जाती है। टीनेज में हम कहते हैं ज्यादा कैलोरीज लें, क्यों? आपकी बोन्स ग्रो कर रही हैं, आप हाइट बढ़ा रहे हैं, आप वेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन ओल्ड एज पे जाके आपकी ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल, जो आपने मैक्सिमम ग्रो करना है वो तो आपकी रुक गई। अब आपने जो यूटिलाइज किया पूरी जिंदगी में, वही चीज अब आप उसको कंज्यूम करें आगे जाके, तो आपकी ओवरऑल न्यूट्रिशन कम हो जाती है। बाकी जैसे हम डाइट प्लान जो है उस पर बताएंगे, उसमें एक एक चीज सेपरेटली हम उसमें डिस्कस करेंगे कि कितनी चीजें जो है डाइट प्लान का हमें बड़ा इंतजार होता है। और आज जो है स्पेशली ये डाइट प्लान जो है 40+ खवातीन और मर्द हजरात के लिए है, और उसके अंदर जो है हम आपकी सारी जो भी एजिंग के साथ साथ जो मसाइल होना शुरू हो जाते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमने डाइट प्लान बनाया, ये भी आपको बताएंगे। और हकीम साहब जो है एक आपको बताएंगे ये रिंकल्स से जो है छुटकारा पाने का और मजीद जो आपके असरात होते हैं ओल्ड एज में, उसके लिए भी आपको हम बताते हैं कुछ हिकमत की बातें छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमारा मास्क का टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो मिल्क से ना हल्का सा इसको, अच्छा इसके साथ ही स्क्रबिंग भी हो जाएगी? जी बिल्कुल, ठीक है। हल्का सा मिल्क ही आपने लेके उससे हल्के हाथ से जो है वो, कुछ लोग होते हैं ना तौलिए से मुंह भी सही रगड़ के साफ करते हैं, और मैं भी वही बच्चा होती थी, सही ना से मुंह धो के उसके बाद सही रगड़ के तौलिए से साफ करना। स्क्रब भी कर रहे हैं तो बस ऊपर वाली स्किन उतर ही जाए किसी तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, इस पे कितना टाइम लगता है इसको स्क्रब करने में? बस 1-2 मिनट। ये आप अगर खुद आपको बनाना पड़े आप बना लेंगे? हाँ बिल्कुल, है ना, घर पे ही चीजें अवेलेबल होती हैं, ये बिल्कुल बना सकते हैं, सब कुछ होता है सब बिल्कुल। अच्छा जी, पता चले ना अगली दफा बच्चे किचन में जाए, अम्मा ने मुंह पे भी वही कुछ लगाया और पक भी रहा हो साथ में। इजी मेथड्स। टमाटर का पेस्ट लगा सकते हैं, उसमें आप हनी मिक्स करके, वो भी आपकी स्किन को बहुत टाइट करता है, बहुत ग्लो भी देता है बहुत ज्यादा। बल्कि जो पोर्स आपके खुल जाते हैं, पोर्स बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं फौरन। अच्छा, मतलब आप टमाटो पेस्ट से? जी अच्छा, जबरदस्त। जिन लोगों की बहुत ज्यादा ऑयल प्रोन स्किन होती है, स्पेशली जो टी जोन जिनकी ऑयली होती है या बहुत ज्यादा बड़े बड़े पोर्स होते हैं, उसके लिए कौन सा मास्क? ये टमाटर को ना थोड़ा फ्रीजर में रख लें, जो बहुत रेड टमाटर होते हैं ना, थोड़े से वो टाइट हो जाएं, सख्त हो जाएं, तो उनको कुंडी में कूट लें। अच्छा। और उसके बाद उसमें हनी ऐड करके आप अपनी स्किन पे लगा लें। ठीक, 15-20 मिनट बाद आपको खुद फील होगा कि आपके पोर्स एकदम श्रिंक हो गए। वाह जबरदस्त। ठंड की वजह से भी मुझे लगता है ना हल्के से हो जाते हैं। इसको भी टाइम थोड़ा सा लगेगा आई थिंक उतारने में, क्लियर करने में। मैं मेहरीन की तरफ जाऊंगी। मेहरीन, हमारा डाइट चार्ट बन गया?
ऑलमोस्ट ठीक है। मैं आ जाती हूँ, काफी कुछ है इसमें भाई, इसमें मेमोरी लॉस, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, स्किन, जॉइंट पेन, और साथ में हम डाइट प्लान भी आपको बता रहे हैं। डाइट प्लान से स्टार्ट करें? बिल्कुल संतोष, बहुत थोड़ा सा टाइम होता है और ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पे जितना भी कहा जाए इतना ही कम है। और इस वक्त जितने भी वो तमाम देखने वाले जो 40 अबव एज के लोग हैं और इस वक्त मोटापे का भी शिकार हैं, और बाज़ इस तरह के लोग आते हैं डाइट प्लान बनवाने के लिए जिनके मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एक प्रॉब्लम के साथ नहीं होते, 5-6 प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो तमाम जो हाइपरटेंशन के साथ है, जो डायबिटीज के साथ है, मोटापे का शिकार है। अच्छा, बढ़ती उम्र के साथ एक बहुत जो प्रॉब्लम आती है लोगों में देखने को वो होता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ये भी होता है कि हमारे लिए फूड कौन बनाए, यानी कि एक जो फीलिंग और डिपेंडेंट होता है कि बहू बनाएगी या बेटी बनाएगी और घर पे कोई बनाने वाला नहीं होता, तो बहुत ज्यादा ओल्ड एज लोगों की फूड वहां से भी बहुत इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। और एक जो फीलिंग होती है कि बस मैं लोगों पे बोझ हूँ और बस जो मिल गया खा लिया। इतनी गलत बात है, मैं इस पर दोबारा एम्फसाइज करूंगी। देखें, आपकी ना बचपन में पैम्पर्स भी आपके पेरेंट्स चेंज करते हैं, हाथ पकड़ के आपको चलना भी वो सिखाते हैं, और एक बच्चा 1 मिनट में 50 सवाल करता है और उतने ही प्यार से हर दफा माँ बाप जवाब देते हैं। तो कभी भी किसी भी एज में माँ बाप जो है वो बोझ नहीं बनते, और वो बहुत ही बदकिस्मत लोग हैं जो ये समझते हैं या फिर ऐसा करते हैं। तो ये से संतोष अक्सर लोगों को ये जो फीलिंग ऑफ डिपेंडेंट होती है, बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस की अभी बात हो रही थी उस पर सोचती कि एक बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारे साथ कि पेरेंट्स की उस तरह से कदर नहीं होती, उस तरह से खिदमत नहीं होती कि जैसे होनी चाहिए। लेकिन बहुत जगहों पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा है भी। 40 अबव को हमने जो है तो टारगेट किया है, और वही अगेन जो हमने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो हैं हमने रखे हैं। इसमें ब्रेकफास्ट आपने लेना है, फिर आपके आ जाते हैं मिड नून स्नैक्स, फिर लंच, फिर टी टाइम और फिर डिनर। ठीक है। कोशिश करनी है कि तमाम किस्म की खुराकें जो आप इस्तेमाल करते हैं नमक को छिड़क के ना खाएं, और जो नमक आप ऐड करते हैं कुकिंग टाइम में वो भी कम से कम आप उस पे यूज करें। टी आपने लेनी है सुबह ब्रेकफास्ट में 1 कप आप ले सकते हैं। बेहतर है कि स्किम मिल्क की जो है आप यूज करें या फिर नॉर्मल खुला दूध, लेकिन बालाई हटा के आपने इस्तेमाल करनी है। चीनी का कम से कम इस्तेमाल करना है। कोशिश करें ज्यादा चीजें खाएं, वैरायटी ऑफ आइटम्स खाएं, नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा दें, लेकिन क्वांटिटी ऑफ आइटम्स आप यहाँ पे कम कर दें। ये जो कैलोरीज हैं तकरीबन 1500-1600 कैलोरीज का मैं ये डाइट प्लान यहाँ पर बना रही हूँ, क्योंकि ओल्ड एज और ओबीस लोगों के लिए बनाया है। आपने 1 स्लाइस लेना है यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का, या फिर अगर ऐसे लोग हैं जिनको ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं है तो खुश्क चपाती जो घर पे लेते हैं 1/4, एक जो चौथाई चपाती होती है एक ब्राउन ब्रेड की जगह पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खमीरी बिल्कुल वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल रिफाइंड आटा होता है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, सीरियल आपने लेना है 1 कप। सीरियल में स्किम मिल्क का कोई सा भी सीरियल हो सकता है, जौ का दलिया, गंदम का दलिया। वैसे जो ओट मील होता है ये बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है ओल्ड एज में। मिड नून स्नैक्स में आपने मिक्स फ्रूट्स लेने हैं, जितने भी किस्म के फ्रूट्स हैं कोशिश करें कि जो लो कैलोरी होते हैं, ज्यादा फाइबर वाली जो चीजें होती हैं, क्योंकि ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन की कब्ज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बुजुर्ग लोगों में, तो उनके लिए फ्रूट्स हम कहते हैं कि सॉफ्ट फ्रूट्स लेकिन रिच फाइबर वाले फ्रूट्स आपने लें। मिक्स फ्रूट बनाएं, अच्छी सी चाट बनाएं और एक प्याला सा बना के वो आपने मिड नून स्नैक्स में आपने यूज करना है। अच्छा जी, अब आप आ जाए लंच पे। लंच पे आपने लेनी है चपाती, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। अगर आप रिफाइंड आटा ले रहे हैं तो 1 चपाती लेंगे। अगर आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं थोड़ा सा खालिस गंदम का आटा या चक्की का आटा, तो आप 2 चपाती भी यहाँ पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर कोशिश करें कि आप प्रोटीन्स लें, चिकन लें या कोई भी मटन या आप फिश वगैरह लेना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में वेजिटेबल का कंट्रास्ट जरूर रखें। वेजिटेबल रखें या दाल रखें, कोई भी ऐसी चीज ताकि आपकी जो प्रोटीन इनटेक है वो आपकी आ जाए थोड़ी सी फाइबर के साथ में। फिर इसके साथ में आपने सैलड्स लेनी है, लेकिन सैलड्स के आगे लिखा है रॉ, कच्ची सब्जियां जो होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट ज्यादातर मैं अपने डाइट प्लान में कहती हूँ कि ग्रीन वेजिटेबल्स आप ज्यादा लें, खीरा लें, सलाद के पत्ते और ग्रीन चीजें, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा आप टमाटर, प्याज वगैरह भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और साथ में कोई सा सूप ले लें। यहाँ मैंने लेंटल सूप लिखा है, लेकिन कोई भी चिकन कॉर्न या कोई भी लाइट सी यखनी भी अगर पसंद करते हैं तो यखनी भी यहाँ पर ऐड की जा सकती है। ठीक है। टी टाइम में आपने लेनी है टी, शुगर फ्री और बिल्कुल स्किम मिल्क में बनी हुई होल व्हीट के आपने जो है तो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। बिस्किट्स लेने हैं, क्रीमी बिस्किट्स आपने नहीं लेने, जो रिफाइंड होते हैं, होल व्हीट बिस्किट्स आपने लेने हैं। और फिर आपने डिनर में क्या करना है कि आप चपाती जो है ले सकते हैं। अच्छा जी, राइस का यहाँ पे जिक्र नहीं है। राइस अगर आपने लेने हैं तो चपाती की रिप्लेसमेंट में होंगे, चपाती लेंगे या राइस लेंगे, क्योंकि दोनों कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है। इसके साथ में दाल या वेजिटेबल में से कोई सी एक चीज आपने जो है डिनर में लेनी है। चौथा आइटम होगा हम यहाँ पे योगर्ट लेंगे। योगर्ट भी लिया जा सकता है अगर आप पसंद करते हैं तो। रायता जो होता है जिसमें थोड़ा सा खीरा, प्याज, टमाटर डाल के रायता भी
हनी हो सकता है योगर्ट की जगह पे, और इसके साथ में आपने कोई भी लाइट से कोई डिजर्ट वगैरह आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, हाफ कप या फिर फ्रूट्स कोई भी एक फ्रूट जो है आपने लेना है। टोटल 4 आइटम लंच में हैं, 4 आइटम आपके डिनर में आ रहे हैं, 2 आइटम आपके आ रहे हैं टी टाइम में, फ्रूट चाट मिड टू स्नैक्स में, और ब्रेकफास्ट में भी आपके 4 आइटम्स हैं। अब बताएं इसमें क्या चीज मिस हुई? बिल्कुल, और ये जितने इस वक्त जिम्मेदार नौजवान बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, और मैं एक बात बता दूं, माँ बाप आपके हैं तो कभी भी अपनी बेगम के ऊपर ना डाल दिया करें वो चीज, ठीक है कि मेरी बेगम जो है वो ख्याल नहीं रख सकती, वो आपके माँ बाप हैं तो ख्याल भी आपने ही रखना है। थोड़ी सी अगर आपको कभी कंट्रीब्यूशन करनी पड़े। ये चीजें सुंदर मैंने लिखी है जो अमूमन घरों में बनती है, सालन रोटी हर घर पे बनती है, सैलेड हर घर पे बनता है, रायता हर घर पे बनता है, कोई ऐसी चीज मैंने इसमें नहीं है जो आप डिफरेंट नहीं लिखी जो आप एक्स्ट्रा बनाने, सिर्फ टाइम और आपकी मैनेजमेंट की क्या चीज लेनी है, कितनी मिकदार में लेनी है और कब लेनी है। एक्चुअली डाइट प्लान की सारी बेस ही ये होती है। बिल्कुल, क्या हम ऑर्डर में टाइम टेबल आपका होना बहुत जरूरी है। होम रेमेडीज बिल्कुल स्किन की, जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्किन का वो रिंकल्स पड़ जाना और सारा कुछ, इसके अलावा मेमोरी लॉस ओल्ड एज में जाके 50-60 के बाद पे होता है, बातें भूलना शुरू हो जाती हैं, तो क्या डाइट ली जाए जिससे आपकी मेमोरी अच्छी हो जाए? हमें तो अभी से बातें भूलनी शुरू हो जाती हैं। जॉइंट पेन की हम बीच में बात करें और कॉन्स्टिपेशन ओबेसिटी की, स्किन के लिए कोशिश करनी है कि आपने नट्स का, बादाम या अखरोट दिन में 4 से 5, वैसे भी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है, वेट लूज करने में हेल्पफुल है। नट्स का इस्तेमाल करें दिन में 4 से 5, इससे ज्यादा नहीं। फिश बहुत ज्यादा रिकमेंडेड होती है बिकॉज ऑफ ओमेगा 3 और ओमेगा 6। फिश जरूर कोशिश करें के लिए छोटा गोश्त और बड़े गोश्त की जगह पे। ग्रीन वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा आप इंतखाब करें, बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्किन इससे आपकी बेहतरीन हो जाती है। और इसके अलावा बेरीज, स्ट्रॉबेरीज ले लें या ब्लू बेरीज, बहुत ज्यादा स्किन के लिए बेहतरीन आपके फूड आइटम्स हैं, ये दिन में इस्तेमाल करें 4 से 5 मरतबा। ठीक है। जॉइंट पेन के लिए दोबारा से रिपीट हो रहा है फिश। अब देखिए एक ही चीज है, बार बार रिपीट और हर चीज के लिए फायदेमंद है। फिश आपने जो है तो इस्तेमाल करनी है सैल्मन, लेकिन फ्राइड फिश आपने नहीं लेनी, ग्रिल करने, बेक करने, कोई भी जो लो ऑयल रेसिपीज में बन जाए। पाइनएप्पल की हमने एक दफा पहले भी बात की थी कि पाइनएप्पल बहुत बेहतरीन है जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन को बेहतर करने के लिए। अगेन सैलड्स आपने लेनी है, कच्ची सलाद, देखिए तो रूटीन बना दे, दोपहर के खाने में और रात के खाने में सैलड जरूर लेनी है हर एज के बंदे को। इसके अलावा ऑयल में आपने दूसरा ऑयल ओलिव की कोशिश करें कि ओलिव ऑयल आप जो सैलड ड्रेसिंग्स वगैरह होती हैं उसमें ओलिव ऑयल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं हम मेमोरी लॉस की तरफ। अगेन वही चीज है, फिश नट्स तो आप मैजिक ले रहे हैं, फिश बिल्कुल मैजिक है ओल्ड एज के लिए। सैल्मन फिश आपने लेनी है, नट्स आपने लेने हैं, सैलड्स आपने लेनी है बट रॉ, कच्ची सब्जियों का ज्यादा जो सैलड्स में इंतखाब करना है, और ओलिव ऑयल वही चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं। अब आप देखेंगे बेहतरीन फूड्स कहाँ कहाँ फायदेमंद है। बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन और ओबेसिटी की हम बात करते हैं, क्योंकि पहले भी एक बार मैंने कहा था कि कॉन्स्टिपेशन अमूमन एक बहुत बड़ा रीजन होती है, ओबेसिटी उसका रीजन होती है, उसके साथ में कॉन्स्टिपेशन, ये दोनों इंटरलिंक्ड आपस में। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स लें, दिन में 5 से 6 मरतबा फ्रूट्स का इंतखाब करें। रॉ वेजिटेबल्स फिर से हैं, दोपहर और रात के खाने में सब्जियों का इस्तेमाल आपने करना है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। ओल्ड एज में वैसे भी हम कहते हैं कि वाटर इंटेक ज्यादा करनी चाहिए। अगर मेरे और आपके जैसा बंदा दिन में अगर 10 ग्लास पानी पीते तो हम ओल्ड एज में कहते हैं कि 15-16 ग्लास पानी पिए, क्योंकि उनको ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है। आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपको ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पानी की कमी से होते हैं, तो कोशिश करें पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। इसके अलावा वॉक करनी है, बस आपको कोशिश करनी चाहिए। मैं अक्सर लोगों को हल्की सी जो है ना आपकी अक्सर आती हैं फीमेल्स को, कहते हैं घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, चला नहीं जाता। हम कहते हैं आप कुछ तो कोशिश करें ना, आप अपने रूम में चलें, आप अपने लाउंज में चलें, जितनी आपसे हो सकता है जितने स्टेप आप उठा सकती हैं इतना आप अपने आप को एक्टिव रखें। स्लीप का बहुत प्रॉब्लम होता है, नींद नहीं आ रही होती, डिफरेंट परेशानियां हैं, आपको मसले मसाइल हैं, कुछ बच्चों की टेंशन्स होती हैं, बिल्कुल लोग फिर पिल्स वगैरह पे आ जाते हैं, रात को सोते हुए ये ले खशखाश का दूध नीम गर्म वो पिए, आपकी नींद बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, जैसे मैंने पहले भी प्लान में कहा कि रुक रुक के खाएं, सब कुछ खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, 2-2.5 घंटे के वक्फे से अपने फ्रीक्वेंट मील्स आप करें। आपके सारे प्रॉब्लम्स, अपनी मेडिसिन भी, कितना हम ओल्ड एज में बार बार हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, मेडिसिन रखें प्लस अपनी डाइट को बैलेंस रखें, तो दोनों चीजें रखेंगे तो आपकी जिंदगी ये डाइट प्लान है 40+ लोगों के लिए, लेकिन इसके ऊपर अमल जो है बच्चों ने करना है, क्योंकि कुछ लोग तो खैर इतने एक्टिव है जो अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन जिनके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, जो अपने लिए इतनी ज्यादा लवाजमात नहीं तैयार कर सकते, उनके बच्चों की जिम्मेदारी फर्ज है भाई, कोई आप एहसान नहीं करेंगे। अच्छा जी, मास्क उतर गया, कैसा फील हो रहा है? काफी अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। स्किन टाइट हुई है आपकी? लग रही है सर?
है ना। देखिए एक ही अगर आपको उसमें एक ही दफा लगाने में मास्क अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो बहुत है। मुझे अभी से इनकी जो है ना ग्लोई ग्लोई और पिंक पिंक सी स्किन जो है वो लग रही है, बहुत टच करने में भी बहुत सॉफ्ट मैंने कहा माइंड ना कर जाए ना कि तब अभी मैंने साफ किया, अपने गंदे हाथ ना लगाओ, है ना। मैं ब्यूटिशियन से ये पूछना चाहूंगी कि हम नॉर्मली जब सैलून जाते हैं फेशियल वगैरह लेके आते हैं, लेकिन हमें आते ही किचन में जाना पड़ता है, तो वो आग के आगे हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन को मजीद डैमेज करता है। हाँ, तो उसके लिए तो अगर हम ये नॉर्मली अगर घर के ये लगा रहे हैं तो इसके बाद किचन में जाना कोई मसला नहीं, इसके बाद किचन में जाना। और चेहरा आप बार बार ठंडे पानी से, मतलब जो टैप वाटर होता है उससे कि आपके पोर्स जो है वो बंद रहे और उसके अंदर वो फ्यूम्स वगैरह ना आ जाए। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद वापस आके आपको जो है हम बताते हैं रिंकल्स का क्योर जल्दी से। उसके बाद टाइम भी हमारे पास कम रह गया तो छोटी सी ब्रेक लेके वापस आए। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है लेकिन एक बात भरपूर एहतजाज के बावजूद मैं यहाँ पे करना चाहूंगी। अगर आप ये चार्ट देखें तो हमारी टीम ने एक चार्ट निकालने की, जूम इन करेंगे इस पे, हाँ, हमने एक जो है चार्ट निकालने की कोशिश की जिसमें हम आपको लाइफ साइकिल जो है वो बता सकें खातून का। तो यहाँ पर एक अजीब सी बात हुई कि इसकी 2 चोटियां थी और उसके बाद वो जो खातून है वो प्रेग्नेंट हो गई। मैं चाहूंगी कि इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर अमेंड करें प्लीज। दिस इज द जनरल लाइफस्टाइल हमारे जो गांव में होता है कि बच्ची जो है अभी जवान ही हुई होती है, शी मस्ट बी 14 ओवर हियर, और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है और फिर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और आगे फिर यही इनका लाइफस्टाइल है। देखिए इसके अंदर 3 स्टेजेस जो है ना वो मिसिंग है, जो मैंने अपनी खूबसूरत ड्राइंग में बनाने की कोशिश की है। कि पहले बच्चों को पढ़ने दें, वो जाए अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करे, उसके बाद उसे काम करने दें, थोड़ी उसको लाइफ स्किल्स डेवलप करने दें ताकि वो भी घर में कंट्रीब्यूट कर सके। आजकल बहुत महंगाई है, एक इंसान अनफेयर है एक मर्द के लिए कि वो घर अकेले चलाए। उसके बाद उसे अपने मियाँ के साथ थोड़ा टाइम गुजारने दें कि वो हैप्पीली मैरिड है, वो टाइम एंजॉय करे अगर उसने जल्दी शादी कर ली है। और फिर ये एक म्यूचुअल डिसीजन होता है कि आपने फैमिली स्टार्ट करनी है। इस चार्ट के अंदर हमारे मुआशरे के सारे हमें मसाइल नजर आते हैं कि एक तो वो बच्ची फौरन शादी और उसके शादी के अगले दिन वो पूछते हैं कोई खुशखबरी है, तो खुदा का वास्ते निकल आए उस माइंडसेट से। ऐसा जो है नहीं है, थोड़ा सा आगे जाने की जो है हमें जरूरत है। टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है हकीम साहब। हमने जो है रिंकल्स का अगर आप फौरन जल्दी से रिंकल्स का जी बड़ा जबरदस्त, दुनिया में इससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं हो सकता मैं समझता हूँ। और जो लोग भी इसको बना के मार्केट करेंगे वो मिलियनेयर हो सकता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं फौरन सुन रही हूँ। जंगली रीढ़ जो है ना, जंगली रीढ़, रीढ़ एक सबज होती है, एक जर्द होती है, एक जंगली रीढ़ होती है, बिल्कुल छोटी छोटी सी बारीक सी होती है। इसके अंदर बीज बीज इतना नहीं, वो गुठली नहीं इतनी होती। उसको 1 किलो वो ले लें या 500 ग्राम वो ले लें, हाफ के जी, उसमें 2 बड़े चम्मच कढ़ाई में चूल्हे पर रख के उसमें देसी घी डालें। देसी घी डाल के जब घी गर्म हो जाए, कढ़ाई गर्म हो जाए, रीढ़ें उसमें डाल लेनी है, डाल के उसको हिलाते रहना है, उसको आग के ऊपर ठहरने नहीं देना, मसल से हिलाते रहना। जब देखें रीढ़ में थोड़ी गर्माइश आ गई है बस उसको हटा लें। सही। उसका पाउडर बना लेना है, पाउडर बना के वो आधी चम्मच चाय वाली, हाफ टी स्पून लेवल पे रात सोते वक्त 1 कप गर्म दूध के साथ लेना है। जबरदस्त। जो लोग 20 या 30 इयर्स में इसको शुरू करेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना एज के साथ साथ चीजें आती हैं, मैं चाहता हूँ जो चीज 40 इयर्स में आनी है वो 60 में आएगी, जो 60 में आनी है वो 80 में आएगी। तो ये जो है झुर्रियों के लिए बेहतरीन चीज है, उसका इलाज भी है और उसको ना आने के लिए रोकने के लिए भी। थैंक यू सो मच हकीम साहब। मैं टाइम हमारा बिल्कुल खत्म होने वाला है, ये मैं चाह रही थी कि मैं आपको फौरन बता दूं। जो चीजें हमारी रह गई हैं इंशाल्लाह हम उसे अगले प्रोग्राम्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और ओल्ड एज के साथ अपने बूढ़े माँ बाप को भूलना नहीं है आप सबने। यही मेरा आज का आपके लिए मैसेज। आपसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।